सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे विद्यालय बंद हैं और राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से हमारे बच्चों की पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रहे, बच्चे हमारे शिक्षा से जुड़े रहे, इस हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित किया गया है और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हो रहे सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत अभी तक 4 कोर्स पूरे कर चुके हैं और 5वां कोर्स भी आ चुका है। और यह कोर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कोर्स में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कोर्स के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं, चूँकि मैंने यह कोर्स पूरा कर लिया है और हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने अभी तक लॉगिन न हो पाने की समस्या या अन्य समस्याओं के कारण इस कोर्स को पूरा नहीं किया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई है। तो साथियों, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, प्रोफाइल, डाउनलोड, कोर्स और पुस्तक संग्रह। तो चलिए हम कोर्स पर क्लिक करते हैं। मैंने किया क्लिक और क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे कोर्स खुलकर आ रहा है और हमको जाना है सीधे सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स पर। तो हम ऊपर जो लेंस का चिन्ह है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर लिखेंगे सीएम राइज। तो साथियों, नीचे आप लिखा हुआ देख रहे हैं सीएम राइज, चूँकि मैंने पहले भी इसको सर्च किया इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। हम इसी पर क्लिक कर लेंगे या फिर आप लिख भी सकते हैं सीएम स्पेस देकर के राइज। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक और क्लिक करने के पश्चात और यहाँ देखिएगा ये 5 कोर्स जो कि अभी दीक्षा ऐप पर उपलब्ध है सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत। और जो 5वां कोर्स जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया है, हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 8 है ना, परिचय सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश। तो साथियों, इस पर हम क्लिक करते हैं। मैंने किया क्लिक और क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 8 परिचय सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश। ठीक है, और साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय परिचय जारी रखें। और यहाँ पर कोर्स अनुभाग, तो कोर्स अनुभाग में आप देख रहे हैं यहाँ पर भाग 1 में प्री वर्क, भाग 2 में कोर्स सत्र और भाग 3 में पोस्ट वर्क। और देखिएगा ये लेफ्ट साइड में कोर्स की जानकारी पर हम जब क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया तो कोर्स की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। यह कोर्स शिक्षकों के लिए प्रासंगिक है। यहाँ कक्षाएं दी गई हैं 1 से 8। ठीक है, विषय ट्रेनिंग और माध्यम हिंदी। कोर्स का विवरण यहाँ दिया गया है। ठीक है, और क्या लिखा है कि ग्रीष्म अवकाश अब समाप्त हो गए हैं, परंतु राज्य द्वारा कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल 31 जुलाई तक बंद कर दिए गए और आगे भी कब तक यह स्थिति रहेगी इस पर अभी निर्णय लिया जाना है। इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए राज्य ने एक कार्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू किया है। हम इस कोर्स में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसे समझेंगे। यह कोर्स 3 भाग में बटा है। हम पहले भाग में कार्यक्रम से परिचित होंगे, दूसरे भाग में कार्यक्रम का पूर्ण विवरण जानेंगे और तीसरे भाग में समुदाय भ्रमण को कुशल बनाने के लिए एक तालिका और जांच सूची के बारे में जानेंगे और प्रश्नोत्तरी भरेंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ये जानकारी दी गई है ना। और अनुभाग की हम बात करेंगे साथियों, तो कोर्स के अनुभाग में प्री वर्क की हम बात करेंगे। तो प्री वर्क में हम जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा आपकी प्रगति यहाँ पर फिलहाल 0% बता रहा है। ठीक है, और स्टार्ट लर्निंग हम यहाँ करेंगे। तो इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो देखिएगा हमारा घर हमारा विद्यालय परिचय यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलाएं पर हम क्लिक करेंगे और देखिएगा ये खुल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय परिचय। ठीक है, तो इस कोर्स को हम देखते हैं। नमस्कार, ये प्रशिक्षण कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा वीडियो चल रहा है, देखिए आप। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार प्रसन्न और स्वस्थ है। सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, कोर्स शुरू करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है।
कोर्स करने के दौरान आप किसी भी कोर्स को अपने सीखने की गति के आधार पर ही पूर्ण करें। एक ही प्रयास में कोर्स पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यह भी ध्यान रखें कि कोर्स को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि हमें और कोर्स भी तो करने हैं। कोर्स करने के पश्चात प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करना तो अच्छा है, पर महत्वपूर्ण यह है कि हमने उससे क्या सीखा। अपनी सीख को अपनी भाषा में एक डायरी में लिख सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनीता है और आप ही की तरह मैं भी एक शिक्षक हूँ। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल बंद होने के बावजूद भी अपने बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित की। आप सबने कई नए प्रयास भी किए ताकि बच्चों का सीखना जारी रहे। आप सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कोरोना की इस पहली छोटी जंग हम जीत गए। आप भी जानते ही हैं कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और हमारे विद्यालय 31 जुलाई तक के लिए नहीं खुलने वाले हैं। जुलाई के बाद भी कब तक नहीं खुलेंगे, इस पर भी अभी संशय है। इस स्थिति में आप सभी को मेरी तरह निश्चित ही कई बातों की चिंता हो रही होगी, जैसे कि हमारे बच्चों के विद्यालयहीन कार्य का नुकसान हो रहा है, उससे कैसे निपटेंगे। यदि लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुलेंगे तो बच्चों की दक्षता उन्नयन कैसे होगी और मैं कक्षा के पाठ्यक्रम को कैसे पूर्ण करूंगी। जिन बच्चों के पास मोबाइल, इंटरनेट जैसे संसाधन नहीं है, उनका सीखना कैसे सुनिश्चित हो। बच्चों के सीखने की गति भी तो अवरुद्ध होगी और जो वह जानते हैं वे कहीं उसे भूल ना जाएं। जिन बच्चों की सीखने की गति अधिक है, उनको अतिरिक्त सहयोग कैसे दें। मेरे विद्यालय के बच्चे कहीं पिछड़ ना जाएं। इस कठिन समय में हम कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि इन सब चुनौतियों का सामना आपको अकेले नहीं करना। आपको कोर्स 3 का मुख्य संदेश तो याद होगा ना, कि एक शिक्षक की भूमिका में हमें यह भी देखना होगा कि यह समय चिंता करने का नहीं, बल्कि चिंतन का सकारात्मक दृष्टिकोण से कदम उठाने का है। इन चुनौतियों का सामना हम सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। आगे आने वाले समय के लिए जिस प्रकार सीएम राइज दूरस्थ शिक्षण कोर्स के माध्यम से आपने शिक्षण सुरक्षा कवच के उपयोग से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा है, उसी प्रकार हमारे विभाग ने विद्यालय दोबारा खुलने तक नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई कैसे जारी रहे, इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कोर्स के अंतर्गत हम स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 6 जुलाई से शुरू किए गए कार्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय के बारे में विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग को पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी शिक्षक साथी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि अब बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इस पर विस्तार से बातचीत हम कोर्स के सत्र में करेंगे। धन्यवाद। साथियों, इस तरह से यहाँ पर ये परिचय कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर परिचय के पश्चात हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर जाते हैं। नेक्स्ट पर करेंगे यहाँ पर क्लिक। तो देखिएगा, ये दूसरा है, मतलब कोर्स सत्र की बात की जा रही है। ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का विवरण। तो चलिए इस पर चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वरुण है। हम सीएम राइज के आपके साथी शिक्षक एक बार फिर आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करने आए हैं। हम सभी एक एक करके इस कोर्स में आपकी सहायता करेंगे। आशा करते हैं कि दूरस्थ शिक्षण कोर्स आपको काफी उपयोगी लगा होगा और आप सफलतापूर्वक अपने बच्चों की पढ़ाई शिक्षण सुरक्षा कवच के माध्यम से जारी रख पा रहे हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि ग्रीष्म अवकाश अब समाप्त हो गए हैं, परंतु राज्य द्वारा कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल 31 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं
और आगे भी कब तक यह स्थिति रहेगी, इस पर अभी निर्णय लिया जाना है। इस स्थिति में हम बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए राज्य द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी देने आए हैं। तो चलिए प्रदेश की इस पहल को और भी बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि हम डिजिटल माध्यमों से जुड़े बच्चों और शेष बच्चों के बीच पढ़ाई में फासला न बढ़ने दें। कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि बच्चे घर पर रहकर ही स्कूल जैसा माहौल अनुभव करेंगे और एक प्रभावी और योजनाबद्ध तरीके से अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय सुनने में एक नया विचार लग रहा है ना? पर अगर सोचा जाए तो बच्चों के लिए उनका घर ही तो उनकी प्रथम पाठशाला है ना? बच्चे अपने वातावरण, परिवार के बड़े बूढ़ों, आसपास हो रही गतिविधियों तथा घर में उपलब्ध खेलने के साधनों आदि से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा आपस में बातचीत करना, परिवार से नैतिक शिक्षा प्राप्त करना, परिवेश की वस्तुओं की जानकारी लेना, पशु पक्षियों की पहचान करना, बड़ी छोटी वस्तुओं में अंतर करना आदि से भाषा की दृष्टि से बच्चों के नवीन शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी घर रूपी विद्यालय को फिर से जीवंत करेंगे। बच्चे विद्यालय ना जाकर अपने घर में ही रहकर विद्यालय जैसा अनुभव करते हुए पढ़ाई करेंगे। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ साथ हम शिक्षकों का भी यह दायित्व होगा कि हम सभी मिलकर बच्चों का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करें ताकि उनका घर उनका विद्यालय बन सके। विद्यालय में विभिन्न कक्षागत प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम इसी अवधारणा पर आधारित है। इसमें घर की कक्षा में बच्चे पालकों और शिक्षकों के सहयोग से सीखेंगे। इसमें बच्चों के पास सीखने के संसाधनों के रूप में उपलब्ध पाठ्यपुस्तक एवं दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिका, मोबाइल, रेडियो, टीवी के आधार पर साप्ताहिक सीखने की योजना तैयार की गई है। अप्रैल से जून के महीनों में छात्रों के पास उपलब्ध प्रमुख शिक्षण संसाधन रेडियो, मोबाइल, टीवी और दक्षता उन्नयन वर्कबुक थी। हमारे मुख्य शैक्षिक कार्यक्रम इन संसाधनों पर केंद्रित थे। अगले कुछ दिनों में सभी छात्रों को नए सत्र की पाठ्यपुस्तकें और दक्षता उन्नयन अभ्यास पुस्तिका वितरित की जा रही है। तो जुलाई के महीने से प्राथमिक शिक्षण संसाधन छात्र की पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक होगी, जो अन्य सभी शिक्षण संसाधनों द्वारा समर्थित होगी। चलिए तो चलते हैं इस भाग के अगले हिस्से में, जिसके बारे में आपको आरती जी बताएगी। अब साथियों हम चलते हैं अगले वीडियो पर। हम आगे यहाँ क्लिक करेंगे और ये क्लिक किया और नेक्स्ट वीडियो प्रारंभ हो रहा है। देखिए। नमस्कार, मेरा नाम आरती है। आइए अब देखते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए घर पर ही कक्षा का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ 6 जुलाई 2020 से हुआ है। कार्यक्रम का संचालन रेडियो कार्यक्रम सुनने,
डीजी लैब के माध्यम से दिए जा रहे वीडियो अनुसार पाठ्य पुस्तक पढ़ने, लिखने और गतिविधि करने के माध्यम से किया जाना है। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे पालक द्वारा अपने घर में घंटी या थाली बजाकर किया जाना है। इसी प्रकार दोपहर 1 बजे घंटी या थाली बजाकर अवकाश किया जाना होगा। इससे बच्चों को घर में ही विद्यालय की अनुभूति होगी। पालकों के सहयोग से बच्चे अपने घर पर ही यथासंभव एक नियत कक्ष या स्थान पर प्रतिदिन प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक बैठकर सीखने की गतिविधियां करेंगे। सायं 4 बजे से 5 बजे तक सभी विद्यार्थियों के लिए खेल कूद, कलात्मक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित होगा, जो उन्हें दी जा रही सूची के अनुसार करना होगा। आवश्यक होने पर पालक, शिक्षक, विद्यार्थी अन्य गतिविधियां भी कर सकते हैं। सायं 7 बजे से 8 बजे तक अपने घर के बड़े बूढ़ों से कहानी, किस्से सुनना एवं उन्हें अपनी भाषा में लिखना। कक्षा 1 व 2 के बच्चे इसे चित्रों के माध्यम से या दोहराकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को मस्ती की पाठशाला में निर्देश अनुसार रोचक गतिविधियां करना। आइए इसे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। पहली गतिविधि अकादमिक, प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक। दूसरी गतिविधि खेल, कला एवं मनोरंजन, शाम 4 से 5 बजे तक। गतिविधि 3 कहानी सुनना एवं कहानी रचना, रात्रि 7 से 8 बजे तक। गतिविधि 4 मस्ती की पाठशाला या रेडियो बाल सभा, प्रत्येक शनिवार 4 से 5 बजे तक। साप्ताहिक समय सारणी शिक्षकों और बच्चों को डीजी लैब समूहों और अन्य सभी साधनों के माध्यम से भेजी जाएगी। इस समय सारणी में बच्चों के लिए दिनवार, विषयवार सीखने के लक्ष्यों का उल्लेख होगा। सप्ताह की समय सारणी पूर्ववर्ती सप्ताह में सभी शिक्षकों और बच्चों के साथ साझा की जाएगी। उदाहरण के लिए 13 से 18 जुलाई के सप्ताह की योजना 12 जुलाई तक साझा की जाएगी और समय सारणी के विभिन्न हिस्सों की सूचना समय समय पर दी जाएगी। कुछ दिनों में राज्य स्तर से सभी जिलों तक समेकित समय सारणी पुस्तिका भी भेजी जाएगी, जिसमें 13 जुलाई से 30 अगस्त 2020 तक हर सप्ताह की समय सारणी संलग्न होगी। जुलाई से 11 जुलाई 2020 तक डीजी लैब और रेडियो स्कूल को जारी रखते हुए दिनांक 13 जुलाई से पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस योजना में पर्याप्त पुनरावृत्ति के लिए दिन होंगे, जहां शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन बच्चों को अधिक समय और सहयोग की आवश्यकता है, वे उन बच्चों को सहयोग दें। शिक्षक उन बच्चों को अतिरिक्त अकादमिक कार्य दे सकते हैं जिनकी सीखने की गति अधिक है। सीखने की जरूरतों में अंतर को ध्यान में रखते हुए हम ग्रेड समूहों 1 व 2, 3 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग अध्ययन योजना बनाएंगे। राज्य ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, जो माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने में मदद करता है। हमें सुनिश्चित करना है कि सभी माता पिता टॉप पेरेंट ऐप डाउनलोड करें और इसका उपयोग हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करें।
चलिए अब चलते हैं इस भाग के अगले हिस्से में, जिसके बारे में आपको राशि बताएगी। धन्यवाद। तो साथियों, इस कोर्स सत्र का यह है दूसरा वीडियो हुआ। अब तीसरे वीडियो पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम राशि है। आइए अब जानते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय संचालन में परिवार की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार के सदस्यों, बड़े भाई बहनों की बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बनाने और उनका उत्साह बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार के सदस्य निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगे। बच्चों के लिए घर में एक शांत स्थान, शिक्षा का कोना निर्धारित करना, जहां बैठकर बच्चा अपनी गतिविधियां, अध्ययन एवं अभ्यास कार्य कर सके। बच्चों को आवश्यक सामग्री जैसे पेंसिल, कॉपी, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध कराना। बच्चों को रेडियो कार्यक्रम सुनने एवं डिजिलैब के वीडियो देखने के लिए यथासंभव रेडियो और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रतिदिन प्रातः 10 बजे घंटी थाली बजाकर घर में विद्यालय प्रारंभ करना एवं दोपहर 1 बजे छुट्टी करना। समय सारिणी के अनुसार बच्चों को निर्धारित विषय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करना। अभी हमने पालकों की जिम्मेदारी के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इस कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको पालकों को साथ लेकर चलना होगा और उन्हें बच्चों के लिए घर पर विद्यालय के संचालन में सहयोग देना होगा। सभी शिक्षकों के लिए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। शिक्षक निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगे। हर सप्ताह यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को साप्ताहिक अध्ययन योजना प्राप्त हो गई है। इस योजना में पर्याप्त संशोधन दिवस होंगे, जहां आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन बच्चों को अधिक समय और सहयोग की आवश्यकता है, उन विद्यार्थियों को सहयोग दें। उन बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त कार्य दें जो दी गई सामग्री को तेजी से पूरा करने में सक्षम हैं। प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 5 बच्चों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर सीखने की जानकारी लेकर आवश्यक सुझाव देंगे तथा रिकॉर्ड संधारित करेंगे। प्रतिदिन विद्यालय समय में गांव, शहर के मोहल्ले, वार्ड, क्षेत्र में कम से कम 5 बच्चों के घर घर जाकर संपर्क अभियान के रूप में हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य का अवलोकन एवं बच्चे के अभ्यास कार्य, दक्षता उन्नयन वर्कशीट, हिंदी अंग्रेजी लेखन तथा मौखिक गणित का आकलन करेंगे तथा फीडबैक देंगे। अवलोकन के समय बच्चों से उनकी समस्याएं पूछेंगे एवं उनका समाधान कर नियमित अभ्यास हेतु प्रेरित करेंगे। अब तक सभी शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ जुड़ने में उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक गूगल फॉर्म, DigiLP शिक्षक भागीदारी फॉर्म भरने के लिए कहा गया था। अब हमने इन प्रश्नों को एम शिक्षा मित्र ऐप पर एक नए मॉड्यूल शिक्षा सेतु में स्थानांतरित कर दिया है। कृपया एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सुनिश्चित करें कि आपने ऐप अपडेट कर दिया है और शिक्षा सेतु के लॉन्च होते ही इसका तुरंत उपयोग करें। सभी शिक्षकों को एंड लाइन टेस्ट 2019-20 को बेसलाइन मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करना होगा। समूह के आधार पर कक्षा के बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसार सीखने का मूल्यांकन करें। अंकुर समय के बच्चों से व्यक्तिशः घर जाकर तथा तरुण एवं उमंग समूह के बच्चों को फोन पर या घर संपर्क कर मूल्यांकन करें। चलिए
अब चलते हैं इस भाग के अगले हिस्से पर, जिसके बारे में आपको ममता बताएंगी। तो साथियों, यहाँ पर चौथे वीडियो पर हम चलते हैं। मैं करता हूँ क्लिक और देखिएगा यह वीडियो खुल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। हमारा घर हमारा विद्यालय संचालन में अभी आपने परिवार और शिक्षक की भूमिका के बारे में जाना। शिक्षक इस पहल में अकेले नहीं हैं। उनके सहयोग के लिए प्रधानाध्यापक, समन्वयक, अधिकारी और राज्य का पूरा समर्थन होगा। चलिए जानते हैं प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी के बारे में। पहली, प्रतिदिन अपने विद्यालय के शिक्षकों से चर्चा कर उनसे हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे और समस्या होने पर शिक्षक को सहयोग कर समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन गांव, शहर के एक मोहल्ले या वार्ड या क्षेत्र में कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में अवगत कराएंगे तथा बच्चों को उसके अनुसार गतिविधियां करवाने हेतु प्रेरित करेंगे। तीसरी जिम्मेदारी, प्रतिदिन कम से कम 5 बच्चों के घर जाकर उनकी गतिविधियों का अवलोकन करेंगे तथा बच्चेवार रिकॉर्ड संधारित करेंगे। चलिए अब जानते हैं अधिकारियों और समन्वयकों की जिम्मेदारी के बारे में। ये हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 100% बच्चों तक साप्ताहिक समय सारणी पहुंच रही है और बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरी, प्रतिदिन अपने जिले, ब्लॉक व संकुल के न्यूनतम 5 शिक्षकों से चर्चा कर उनसे हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। तीसरी जिम्मेदारी, प्रतिदिन गांव, शहर के एक मोहल्ले या वार्ड या क्षेत्र में कम से कम 5 अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में अवगत कराएंगे तथा बच्चों को उसके अनुसार गतिविधियां करवाने हेतु प्रेरित करेंगे। आखिरी, यदि कोई भी शिक्षक या अभिभावक आपके पास कार्यक्रम में सहायता के लिए आते हैं तो कृपया उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करें। अब तक हमने प्रधानाध्यापक, समन्वयक और अधिकारी की जिम्मेदारियों के बारे में जाना। अब जानते हैं राज्य द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के बारे में। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक डिजिलैब और रेडियो स्कूल को जारी रखते हुए दिनांक 13 जुलाई से पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य हेतु पाठ्य पुस्तकें सह अभ्यास पुस्तिका प्रदाय की गई है। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें और दक्षता उन्नयन अंतर्गत अभ्यास पुस्तिकाएं प्रदाय की गई हैं। डिजिलैब अंतर्गत सप्ताह के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री निरंतर साझा की जाती रहेगी। डिजिलैब के साथ साप्ताहिक गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची भेजी जाएगी।
प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक प्रसारित रेडियो कार्यक्रम इंग्लिश इज फन, मीना की दुनिया, झिलमिल आदि में बच्चों द्वारा उस दिन किए जाने वाले अभ्यास कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राज्य द्वारा भेजी जाने वाली साप्ताहिक अध्ययन योजना में समय सारणी के रूप में उपयुक्त सामग्री के लिंक और विवरण शामिल होंगे। आशा करती हूँ कि ये पूर्ण जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। हम सभी की इन्हीं कोशिशों द्वारा बच्चों की अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। कोर्स सत्र यही समाप्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं पोस्ट वर्क की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर होता है कोर्स सत्र समाप्त और इसके आगे प्रारंभ होता है पोस्ट वर्क। तो हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। ये हमने किया क्लिक, और क्लिक करने के पश्चात यहाँ गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं ये अगला जो वीडियो है उसको चलाएं पर हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिएगा पोस्ट वर्क में यहाँ पर 5 पृष्ठ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर। ठीक है, 3.1 अर्थात पोस्ट वर्क तीसरा कोर्स है। इसका पहला हमारा घर हमारा विद्यालय तालिका और जांच सूची। पोस्ट वर्क में क्या लिखा है आप देखेंगे यहाँ पर। प्रिय शिक्षक साथियों, आशा है कि आप हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की सभी महत्वपूर्ण बातों पर आपकी अपनी समझ बनी होगी। एक ज़रूरी बात यह है कि भले ही यह पहल राज्य से शुरू हुई हो, परंतु इसके सफल संचालन में प्रत्येक शिक्षक की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। और ये बात सही है साथियों कि जब तक हम सक्रिय रूप से कार्य नहीं करेंगे तो यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। नीचे लिखा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के 3 घटक होंगे। तो कौन कौन से घटक? सबसे पहली है योजना। योजना हमें क्रमबद्ध तरीके से सभी बच्चों तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरी बात है टीम वर्क। टीम वर्क हमें एक दूसरे को सहयोग करने और सीखने में मदद करेगा। टीम वर्क से आशय के साथ ही जैसे प्रधान अध्यापक, स्कूल के समस्त अध्यापक, हमारे मॉनिटरिंग अधिकारी, ये सभी टीम वर्क में काम करेंगे तो यह हमारी योजना सफल हो पाएगी। आगे तीसरा चिंतन। तो चिंतन हमें यह देखने में मदद करेगा कि हमारे प्रयास बच्चों को उनकी क्षमता तक पहुंचने में कैसे मदद कर रहे हैं। ठीक है, चिंतन वाला जो कोर्स है हमने पूरा किया है। और आगे दिया है कि आप सभी शिक्षक योजनाबद्ध तरीके से अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए हर बच्चे की एक तालिका और एक सूची चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है तालिका बनाना। तो तालिका कैसे बनाएंगे देखिएगा यहाँ पर। जैसे आपने दूरस्थ शिक्षण के समय एक तालिका बनाई थी, उसी प्रकार से आप एक और तालिका बना सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने सभी बच्चों की जानकारी एक जगह संग्रहित कर पाएंगे। आप चाहे तो पूर्व में बनी हुई तालिका को भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और तालिका यहाँ दी गई है देखिएगा। यह तालिका आपको यह समझने के लिए मदद करेगी कि आप छात्रों को कैसे सहयोग दे सकते हैं। तालिका बनाने पर सारे प्रयासों और बच्चों की प्रगति को याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर तालिका में जो खंड दिए गए हैं, कॉलम हैं, बच्चे का नाम, बच्चा कौन से समूह में है, बच्चों को पुस्तकें अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हुई या नहीं, घर पर सीखने का नियत स्थान शिक्षा का कोना उपलब्ध है हाँ या नहीं। ठीक है, क्या बच्चा प्रदान किए गए संसाधनों एवं माध्यमों का उपयोग करता है, अर्थात बच्चे को मोबाइल, रेडियो, टीवी इनका प्रयोग करता है या नहीं। ठीक है, क्या बच्चा सीखने में किसी समस्या का सामना कर रहा है, यदि कर रहा है तो उसका विवरण यहाँ हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप इस तालिका को तुरंत पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगले कुछ दिनों में इसे पूर्ण कर सकते हैं।
आवश्यकता यह नहीं कि तत्काल ही पूरा करें, कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं, किंतु इसे बनाना आवश्यक होगा क्योंकि यह आपको शिक्षण सहायता योजना लागू करने में मदद करेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि समुदाय भ्रमण के दौरान आप अपनी तालिका में देखते हैं कि कुछ बच्चों के पास सीखने का कोई नियत स्थान या शिक्षा का कोना उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में शिक्षक समुदाय के अपने अगले भ्रमण या अगले फोन कॉल पर माता पिता से बात कर सकते हैं और इसके विकल्प खोज सकते हैं, यानी उपाय खोज सकते हैं कि क्या किया जाए। आप इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जांच सूची अर्थात चेक लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आपके रिकॉर्ड संधारण के लिए यह कैसा होगा, मददगार होगा। आप उन सभी महत्वपूर्ण कदमों को याद रखने के लिए इस जांच सूची का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, चेक लिस्ट अर्थात जो कुछ भी बच्चों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत निर्धारित है उनकी सबकी सूची बना ले और एक विद्यार्थी पूर्ण कर लेता है उन सारे, या एक पालक पूर्ण कर लेता है, तो उन सुविधाओं पर टिक लगाते जाए, यह चेक लिस्ट होगी। और आगे देखेंगे तो जांच सूची का उपयोग करना कैसे करेंगे। जांच सूची, अगर आप एक शिक्षक हैं तो चेक लिस्ट देखिएगा, यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, बिंदु दिए गए हैं, समुदाय भ्रमण के पूर्व। ठीक है, तो नंबर 1 में कहती है क्या मुझे पता है कि प्रतिदिन किन 5 बच्चों से मुझे फ़ोन पर बात करनी है। दूसरा है क्या मुझे पता है कि प्रतिदिन किन 5 बच्चों से समुदाय भ्रमण के दौरान संपर्क करना है। केवल नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र अर्थात जो रेड जोन में नहीं है, ग्रीन जोन में आते हैं, उन क्षेत्रों की बात कही जा रही है। अगला है क्या मैंने बच्चों से उनकी पढ़ाई पर चर्चा हेतु बिंदुओं की सूची तैयार की है। 5वां है क्या मेरे पास उन बच्चों के लिए क्विज प्रश्न हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। और आगे हम देखते हैं तो क्या मेरे पास, 6वां बिंदु जो कि यहाँ 4 छपा हुआ है, गलत है ये, क्या मेरे पास शिक्षण सामग्री के आधार पर बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार है। तो ये भ्रमण के पहले की चेक लिस्ट होगी। ठीक है, इसके पश्चात भ्रमण के दौरान बच्चों से बात करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला है बच्चों से जाने, क्या जाने। पहला, क्या परिवार द्वारा बच्चों के लिए सीखने का नियत स्थान शिक्षा का कोना तैयार कर उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, क्या बच्चे समय सारणी का पालन कर पा रहे हैं। देखिएगा जो समय सारणी हमने प्रदान की है बच्चों को, उस समय सारणी के अनुसार उसका पालन कर रहे हैं यहाँ है या नहीं, ये चेक लिस्ट में आएगा। अगला बिंदु है कि क्या बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक, वर्कबुक यानी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक, कॉपी, पेन इत्यादि उपलब्ध हैं। चौथा है क्या बच्चे किसी से कहानी सुन रहे हैं घर में। 5वां है क्या बच्चे नए शब्द सीख रहे हैं। 6वां है क्या बच्चे जिनके पास मोबाइल सुविधा है हर रोज वीडियो देख पा रहे हैं। तो साथियों ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें बच्चों से जानने के दरमियान आप पता कर सकते हैं, बच्चों से पता लगाना है। इसके पश्चात दूसरे क्रम पर आप देखेंगे तो बच्चों को उनके लिए किए गए कार्य पर फीडबैक दें, यानी बच्चों ने क्या किया है, कितना सीख गए हैं। ठीक है, उसका फीडबैक हम दे बच्चों को। और तीसरा है जांचे कि बच्चे सीखने के लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं, यानी जो सीखने का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का पता लगाना। चौथा है बच्चों को किसी अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है, क्या किसी बच्चों को अतिरिक्त सहयोग की जरूरत पड़ रही है, यह भी आपको ध्यान देना है, देखना है, और यदि पड़ रही है तो सहयोग भी करना है। 5वां बिंदु है हर बच्चे को उनके बारे में एक सकारात्मक बात बताना, यानी प्रत्येक बच्चे को उसमें क्या अच्छा है उस बात को बच्चे को बताना। 6वां है अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको शाबाशी देना, प्रोत्साहित करना। देखिएगा किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, प्रोत्साहन दिया जाए तो वह खुश होकर के उसको बहुत खुशी के साथ उस काम को आगे करता है। यह बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो प्रोत्साहन और प्रशंसा बहुत ही आवश्यक बात है। आगे हम बात करेंगे चेक लिस्ट के दरमियान, तो पालकों से बात करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दें। कौन से बिंदु हैं, वह बच्चों को कौन कौन से साधन उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा है
अगर मोबाइल है तो क्या वह व्हाट्सएप पर डिजिलैब अभिभावक ग्रुप का हिस्सा है, यानी ग्रुप में वह क्या जुड़े गए हैं। अगला है, क्या बच्चे व्हाट्सएप के जरिए डिजिलैब समूह पर भेजी जा रही सामग्री नियमित रूप से देख पा रहे हैं। और अगला है, क्या वह टॉप पेरेंट ऐप के बारे में जानते हैं, यदि हाँ तो क्या वे इसे डाउनलोड किया है, और डाउनलोड किया है मान लो तो क्या इसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पालकों से पता करने के लिए है मोबाइल के संदर्भ में। और तीसरा बिंदु है आगे इस पालक के संदर्भ में, क्या पालक बच्चों के साथ कुछ समय बिता रहे हैं। और चौथा है, क्या बच्चे सीखने में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो इन बातों का पता हमें पालक से लगाना है और यथोचित आवश्यक सुझाव भी हमको प्रदान करने हैं। फिर आता है भ्रमण के पश्चात। तो भ्रमण के पश्चात हम देखेंगे आपने भ्रमण के दौरान जो चीज़ें देखी उनकी टिप्पणी तालिका में लिखना और दिन भर की अपनी गतिविधियों पर चिंतन करना। ये बिंदु आते साथियों। फिर आगे हम देखते हैं तीसरे क्रम पे अगले दिन की तैयारी करना। तो अगले दिन की तैयारी में क्या होगा कि बच्चों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते समय भी आप इस सूची का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जन शिक्षक या प्रधान अध्यापक हैं तो फिर क्या करें, आपके लिए क्या चेकलिस्ट होगी। तो क्रमांक दिया हुआ है नंबर 1 और बिंदु में पहला बिंदु क्या होगा कि प्रतिदिन 5 पालकों से फोन पर बात करना। दूसरा है व्हाट्सएप समूह पर शिक्षकों द्वारा की गई पहल को दूसरे शिक्षकों के साथ साझा करना। तीसरा है प्रतिदिन कम से कम 5 शिक्षकों से बात करके उन्हें सहयोग और प्रोत्साहन देना और उनकी चुनौतियों को समझना तथा समाधान हेतु सुझाव देना। तो ये प्रधान पाठक या जन शिक्षक के लिए चेकलिस्ट है और ये जो 5 भाग है ये यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे कहा जा रहा है कि गो टू नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ देखिएगा पोस्ट वर्ग में 3.2 हमारा घर हमारा विद्यालय प्रश्नोत्तरी। तो इसको चला देते हैं। चलाएं पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तरी खुल रही है। ठीक है, ये प्रश्नोत्तरी खुलकर आ गई हम शिक्षक साथियों के लिए। तो अभी जो कुछ हमने जानकारी प्राप्त की है इस प्रशिक्षण से उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर अपना फीडबैक देंगे। पहला है 6 जुलाई से निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षण संसाधन होगा। तो साथियों चूँकि हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक, दूसरा दिया है रेडियो टीवी, तीसरा दिया हुआ है मोबाइल। तो 6 जुलाई से यहाँ पर 6 जुलाई से निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षण का साधन होगा। तो साथियों निश्चित तौर से प्रत्येक पालक के पास में मोबाइल हो या ना हो, है ना, टीवी या रेडियो हो या ना हो, परंतु पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक तो हैं ही, इसलिए पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक आएगा। ठीक है, हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगला प्रश्न क्या है कि शैक्षणिक गतिविधियों का समय क्या है। तो साथियों शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अभी अपने अकादमिक जो गतिविधियों के लिए समय देखा है, सुना है, समझा है, तो 10 से 1 है तो हम 10 से 1 पर क्लिक करेंगे और आगे पढ़ेंगे। और तीसरा प्रश्न आ रहा है कि प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे के बीच में बच्चे क्या गतिविधि करेंगे। खेल, कला एवं मनोरंजन, दूसरा लिखना, तीसरा कहानी सुनना। तो साथियों 4 से 5 के बीच का समय है खेल, कला और मनोरंजन का। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। और चौथा प्रश्न है कि मस्ती की पाठशाला रेडियो बाल सभा किस दिन होगी। 4 ऑप्शन रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। तो साथियों इसके लिए समय निर्धारित किया गया शनिवार का। शनिवार पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है राज्य द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है जो माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने में मदद करता है। तो निश्चित तौर से साथियों यहाँ पर 3 एप्लीकेशन दिए गए हैं, दीक्षा, पालक ऐप और टॉप पेरेंट ऐप। तो टॉप पेरेंट ऐप आएगा, टॉप पेरेंट ऐप आएगा तीसरा। और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। 6वां प्रश्न है बच्चों से संपर्क करते समय हम किन किन कार्यों का आकलन करेंगे। पहला अभ्यास कार्य, दूसरा दक्षता उन्नयन वर्कशीट, तीसरा हिंदी अंग्रेजी लेखन और मौखिक गणित और उपरोक्त सभी। तो साथियों इन उपरोक्त सभी का हम आकलन करेंगे। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि हमें किस समूह के बच्चों से व्यक्ति से जाकर मूल्यांकन करना, केवल नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में। ठीक है, तो
देखिएगा, अंकुर समूह के सभी बच्चे, आबलिक तरुण समूह, उमंग समूह के बच्चे जिनके पास फोन सुविधा नहीं है। दूसरा है अंकुर, तरुण और उमंग समूह के सभी बच्चे। और अगला है अंकुर समूह जिनके पास फोन सुविधा नहीं है, तरुण उमंग समूह के सभी बच्चे। तो साथियों, अंकुर समूह के सभी बच्चे, तरुण और उमंग समूह के वे बच्चे जिनके पास में फोन सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, प्रश्नोत्तरी पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं दिए गए सवालों के सही जवाब। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पहला जो हमने चूज किया था, पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक, तो ये सही उत्तर है। अगला 10 से 1 बजे का समय है शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, अकादमिक गतिविधियों के लिए, ये भी सही है। अगला है प्रतिदिन 4 से 5 बजे के बीच बच्चे क्या गतिविधि करेंगे, तो खेल, कला, मनोरंजन, ये भी सही है। आगे हम चलेंगे, मस्ती की पाठशाला रेडियो बाल सभा किस दिन होगी, तो शनिवार दिन होगी साथियों, ये भी सही है। आगे राज्य द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है जो माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने में मदद करता है, तो टॉप पेरेंट ऐप, ये भी सही है। छठवां प्रश्न है, बच्चों से संपर्क करते समय हम किन किन कार्यों का आकलन करेंगे, तो उपरोक्त सभी का करेंगे, ये भी सही है। और 7वां प्रश्न साथियों, क्या हमें किन समूह के बच्चों को से व्यक्ति से घर जाकर मूल्यांकन करना केवल नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में, तो यहाँ पर साथियों अंकुर समूह के सभी बच्चे, तरुण उमंग समूह के सभी बच्चे जिनके पास में फोन सुविधा नहीं, ये भी हमारा उत्तर सही है। और आगे चले तो यहाँ देखिए, कोर्स नहीं पूर्ण होता है, धन्यवाद। तो साथ ही इस तरह हमने कोर्स पूरा कर लिया है। आगे चलते हैं और आगे बढ़ें तो सीधे हम इनको कर देते हैं सबमिट। 7 प्रश्नों को हमने सबमिट कर दिया और सबमिट करने के पश्चात साथियों यहाँ पर नीले बॉक्स के अंदर एग्जिट आ रहा है, आप एग्जिट हो जाएं। और एग्जिट होने के पश्चात हम सीधे बैक जाएंगे। तो बैक जाने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यू हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल आ रहा है ना। तो ये हमारा पूरा हो गया है। हम बैक चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी इस कोर्स के प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने अपने वीडियोस में प्रदान किया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।